सोर्सेस की बात करें तो जो विटामिन डी के सोर्सेस एक तो सनलाइट है और एक फूड है। ओके, अब सनलाइट में कौन सी विटामिन पाई जाती है? अर्ली अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट में विटामिन D3 नहीं बेटा, आप विटामिन डी भी बोलोगे तब भी चलेगा, है ना? विटामिन डी भी बोल दोगे तब भी चल जाएगा, वो भी सही हो जाएगा। ओके, नहीं पाई जाती, ये बात सही है, ये बात एकदम सही है, ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो कम से कम डी तो बता सकता है ना। ओके, चलिए सनलाइट की बात करें। दिस इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी, सनलाइट जो है एक नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का। ओके, आगे देखिए, प्रोविटामिन 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल विच इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द स्किन इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन D3 बाय द एक्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सनलाइट। अब क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोविटामिन होती है, कौन सी? 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, नाम याद रखना। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ये क्या काम करता है? ये प्रेजेंट होता है हमारी स्किन के अंदर। इसका काम है, जैसे ही अल्ट्रावायलेट रे हमारी स्किन पे पड़ी और ये क्या कर देता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें? विटामिन D3 में। कौन कन्वर्ट हो गया? 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ओके, कोई दिक्कत? हम बोलते हैं कि सनलाइट में विटामिन डी होती है, लेकिन सनलाइट में विटामिन डी नहीं होती। विटामिन डी जो प्रो विटामिन है वो हमारी बॉडी की स्किन में ही होती है, जिसे हम बोलते हैं 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। लेकिन जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज हमारी बॉडी की स्किन पर पड़ते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? विटामिन D3 में। तो अब ये बताओ, सनलाइट में विटामिन D3 थी या हमारी बॉडी के अंदर ही थी? हाँ, लेकिन सनलाइट ने क्या काम किया? वहां एक उत्प्रेरक की तरह काम किया। उसने भाग तो नहीं लिया, लेकिन आके उसने क्या किया, उसको बदल दिया किसमें? विटामिन D3 में। समझ में आ गया? ओके, आगे देखिए, द रेट the rate at which vitamin D is synthesized in the skin depends upon the exposure of the body to the sun। और ये किस बात पर निर्भर करता है कि कितनी 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है वो विटामिन D3 में कन्वर्ट होगी? कि आपकी बॉडी सनलाइट में कितने टाइम तक एक्सपोजर कर रही है। ओके, समझ में आया कि आपकी बॉडी, आप कितने टाइम तक सनलाइट में बैठ रहे हो और आपकी बॉडी को कितनी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, जो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है वो किस में कन्वर्ट होगा? विटामिन D3 में। ओके, समझ में आ गया? ओके, अब बात करते हैं फूड में। फूड में किस किस में विटामिन डी पाया जाता है? तो दीज इंक्लूड्स एग यॉक, लिवर, फिश। फिश लिवर ऑयल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। अब वो पूछेगा, विच सोर्स ऑफ विटामिन डी रिचेस्ट, नहीं, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज एग, लिवर, फिश लिवर ऑयल और मिल्क। तो क्या होगा? फिश लिवर ऑयल। ओके, आगे देखिए, मिल्क इज जनरली पुअर सोर्स ऑफ विटामिन। और विटामिन डी का पुअर सोर्स क्या होता है? जबकि सब लोग बोलते हैं मिल्क पियो तो कैल्शियम बढ़ेगा, लेकिन कैल्शियम का सबसे पुअर सोर्स ही क्या है? मिल्क है। ओके, आगे देखिए, क्या हो गया? कैल्शियम का मैंने बोला ही नहीं, मैंने विटामिन डी का बोला है। अच्छा सॉरी, है ना? ठीक है, तो पुअर सोर्स ऑफ विटामिन डी का क्या है? मिल्क है। ओके, आगे देखिए, विटामिन डी इज नॉट फाउंड इन फूड्स ऑफ वेजिटेबल ऑरिजिन। जो विटामिन डी इज नॉट फाउंड इन, और किसमें नहीं मिलती है ये? वेजिटेबल्स ओरिजिन में। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे देखते हैं हम क्या डेली रिक्वायरमेंट्स कितनी रहेगी विटामिन डी की। तो किसका? ओरिजिन, ओरिजिन का मीन्स उत्पत्ति।
ठीक है, पैदा, पैदा होना। ओके, अब हम बात करते हैं डेली रिक्वायरमेंट्स विटामिन डी की। तो हम एडल्ट्स में देखेंगे और प्रेग्नेंट वुमन में देखेंगे, और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमारे में क्वेश्चन में शायद आया था, किसी ने देखा हो तो, कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए पूछा था विटामिन डी की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, पूछा था कि नहीं। हाँ, तो देखिए, एडल्ट में कितनी जरूरत है, दे नीड 2.5 माइक्रोग्राम पर डे। कितनी लेनी चाहिए एडल्ट को विटामिन डी पर डे? माइक्रोग्राम पर डे। ओके, इन मोस्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस नॉर्मल एडल्ट्स ऑब्टेन विटामिन डी इन इनफ अमाउंट थ्रू सनलाइट। और अगर क्लाइमेट अच्छा है, क्लाइमेट की कंडीशन सही है, मींस ऐसी जगह है जहां धूप निकलती है, सनलाइट आती है, तो वहां पर क्लाइमेट के द्वारा भी, क्लाइमेट की कंडीशन भी डिपेंड करती है कि कितनी विटामिन डी हम ऑब्टेन कर देंगे थ्रू द सनलाइट। ओके, ओके। अब हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ग्रोथ, ग्रोइंग चिल्ड्रन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है, द नीड फॉर विटामिन डी कंसिडरेबली इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो विटामिन डी की अमाउंट है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, उन्हें बढ़ानी, उनको ज्यादा जरूरत होती है विटामिन डी की अमाउंट, ज्यादा जरूरत पड़ती है। ओके, प्रेगनेंसी के टाइम पे नॉर्मल कितनी होती है के लिए, कितनी आवश्यकता होती है विटामिन डी की? 400। अरे मैं पूछ रहा हूं कि नॉर्मल एडल्ट को कितनी जरूरत होती है, कितनी विटामिन डी पर डे लेनी चाहिए? ओके, अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए कितनी हो जाएगी। लैक्टेशन एंड चाइल्डहुड में देखिए, दिस में बी अप टू 10 माइक्रोग्राम मींस 400 पर डे। ठीक है, और विटामिन डी स्टोर्ड इन द बॉडी, सो इफ टेकन टू एक्सेसिव अमाउंट इट कैन बी प्रोड्यूस टॉक्सिक सिम्टम्स, हाइपर विटामिनोसिस डी। ठीक है, तो कितनी जरूरत पड़ेगी हमें, जो लैक्टेशन और चाइल्डहुड वाली मदर है उसको कितनी जरूरत पड़ जाएगी? 10 माइक्रोग्राम पर डे। और अगर विटामिन डी को हम ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ले लेते हैं, तो इफ टेकन द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ विटामिन डी, तो इट कैन प्रोड्यूस एक टॉक्सिक सिम्टम्स, तो क्या हो जाएगा, हाइपर विटामिनोसिस डी हो जाएगा। मींस अब विटामिन डी क्या हो जाएगी, ज्यादा मात्रा में मिलने लगेगी, तो हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा। ओके, तो याद रखना ये क्या है, ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है या फिर साइड इफेक्ट है। ओके, जब विटामिन डी हम ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो हाइपर विटामिनोसिस डी हो जाएगा। ठीक है, इट में मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन सिम्टम्स एज, और इसके सिम्टम्स क्या होंगे, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, एक्सेसिव यूरिनेशन हो सकता है, और एक्सेट्रा। ओके, in case of extreme toxicity soft tissues like kidney lungs और heart can be calcified leading to death। और अगर ज्यादा मात्रा में हमने विटामिन डी ले लिया है तो उसके कारण क्या होगा, हाइपर विटामिनोसिस डी तो हो ही जाएगा, और साथ में जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू के ऑर्गन्स हैं जैसे कि किडनी, लंग्स और हार्ट, इनका क्या हो जाएगा, कैल्सिफाइड हो जाएंगे। कैल्सिफाइड मीन्स उन पर कैल्शियम की परत जमने लगेगी। क्या जम जाएगी? और जब कैल्शियम कैल्शियम की परत जम जाएगी तो ये सरफेस जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड होने लगेगा कि नहीं? और जब हार्ड होने लगेगा तो ये अच्छे से काम कर पाएंगे क्या? तो फिर लीडिंग टू किसमें क्या हो जाएगी, उसकी क्या हो सकती है? ओके, और देखिए विटामिन डी डेफिशिएंसी ले और क्या करती है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ये हमारे में क्वेश्चन आया था कि विटामिन डी की कमी से चिल्ड्रन में कौन सी बीमारी होती है, और एडल्ट में क्या होती है? याद रखना, चिल्ड्रन में रिकेट्स होती है और एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया होता है। ओके, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। ठीक,
आगे देखिए, इन दीज टू कंडीशंस द एसेंशियल एबनॉर्मलिटी इज दैट बोन कंटेंस लेस कैल्शियम देन नॉर्मल। और इन कंडीशन में क्या होता है, बोन के अंदर जो नॉर्मल कैल्शियम की अमाउंट होनी चाहिए उससे क्या हो जाती है, कैल्शियम की अमाउंट कम हो जाती है। ओके, rickets is a common disease in children who do not have access to direct sunlight। मीन्स रिकेट्स की जो कंडीशन है वो चिल्ड्रंस में कॉमनली पाई जाती है। और कैसे चिल्ड्रन में पाई जाती है, जो डायरेक्ट सनलाइट नहीं ले रहे हैं। ओके, सनलाइट के कांटेक्ट में वो बिल्कुल भी आ ही नहीं रहे हैं। और एंड हु आर नॉट ईटिंग एनिमल फूड्स लाइक एग टू मीट देयर डेली। और साथ में ही वो एनिमल फूड्स भी नहीं खा रहे हैं। ओके, अब जैसे कोई बच्चा है, ना तो वो सनलाइट में जा रहा है, धूप में जाने दे रहे हो आप उसे ज्यादा, है ना। तो अर्ली मॉर्निंग की, ऐसा नहीं है दिन में 12 बजे 2 बजे आपने बोल दिया छत पे खड़ा हो जा विटामिन डी ले ले, ठीक है। ऐसी गर्मी में भेज दिया आपने 2 बजे, कहता छत पे खड़े हो जा विटामिन डी लो। तो ऐसा नहीं है। जो अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहा हूं मैं, है ना, अर्ली मॉर्निंग जो सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं आ रहा है और ना ही वह कोई एनिमल फूड खा रहा है जिससे उसे विटामिन डी मिल पाए, तो इस कारण से जो बच्चे रहते हैं उनमें रिकेट्स देखने को मिलता है। ओके, समझ में आया। हाँ, इसी में होता है, क्योंकि बोन्स के अंदर कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है, कैल्शियम की अमाउंट है वो घट जाती है। ओके, ठीक है। किसमें कैल्शियम कम इसी कैल्शियम कम इस सुनो, कैल्शियम कम इसलिए हो रहा है, मैंने बताया ना तुम्हें, कि जो बच्चा है ना तो आप उसे सनलाइट के एक्सपोजर में आने दे रहे हो, ठीक है। सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं आएगा तो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है, वो अल्ट्रावायलेट रेज नहीं मिलेंगी स्किन को, और उसके कारण वो विटामिन डी में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। पहली कंडीशन, ठीक। दूसरी कंडीशन, आप उसे एनिमल फूड भी नहीं खाने दे रहे हो जिसमें विटामिन डी ज्यादा है, ठीक है। जब वो यहां से भी एनिमल फूड भी नहीं खा रहा है तो यहां से भी विटामिन डी उसे मिलेगी क्या, तो फिर नहीं होगा। तो विटामिन, वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं आएगा, एनिमल फूड से भी उसे विटामिन डी नहीं मिलेगा। और हमने अभी ऊपर फंक्शन में पढ़ा था कि विटामिन डी किसके यूटिलाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो बस, ओके। विटामिन डी थ्री मेन रोल प्ले करता है। अगर विटामिन की डी की कमी होगी तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन अपने आप डिक्रीज होने लगेगा। ओके, कितनी भी आप कैल्शियम की गोली दे दें, जब तक उसके अंदर विटामिन डी, जिसको हम विटामिन डी थ्री बोल सकते हैं, है ना, वो नहीं सही होगा, तो जब तक उसको कैल्शियम आप दोगे तो वो उसकी बॉडी को लगेगा ही नहीं, उसके ऑब्जर्प्शन ही नहीं होगा। समझ में आया। चलिए, अब आगे देखते हैं ऑस्टियोमेलेसिया, विच मीन सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, इज अ डिजीज ऑफ एडल्ट। और ऑस्टियोमेलेसिया किसकी डिजीज है, एडल्ट की, जिसमें क्या हो जाती है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। बोन्स कैसी हो जाती है इसमें, सॉफ्ट हो जाती हैं, और वो आगे की तरफ मुड़ जाता है। देखा है बूढ़े लोग हो जाते हैं तो आगे आगे की तरफ झुक जाते हैं ना, देखे हैं कि नहीं। हाँ, यहाँ से। अब बात करते हैं विटामिन ई की, किसकी बात करते हैं अब हम, देखिए विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। ओके, देखिए, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन, इट इज अवेलेबल इन स्मॉल क्वांटिटी इन मीट्स, fruits and vegetables। by far the richest source are vegetable oils। और विटामिन ई सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है,
वेजिटेबल्स ऑयल्स, और वेजिटेबल ऑयल्स में भी किस ऑयल में? सनफ्लावर के ऑयल्स में। ओके। ह्यूमंस ऑन बैलेंस डाइट डू नॉट इजीली सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। अगर जो व्यक्ति है वो एक नॉर्मल डाइट ले रहा है, एक बैलेंस डाइट खा रहा है, तो उसके अंदर विटामिन ई की कमी नहीं होगी। ओके। लेस चांसेस होंगे, लेस चांस होंगे कि वो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से सफर करे। ओके। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ओके। अब हम बात करने वाले हैं विटामिन के की। विटामिन के का केमिकल क्या था? हाँ बोलो। विटामिन फिल्लोक्विनोल। ठीक है। अब देखिए क्या है, इट इज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन सम एक्सटेंट बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। और ये किसके द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है? इसका कुछ सिंथेसाइज इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा भी किया जाता है। ओके। आगे देखिए, इट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये मेनली किस फंक्शन में काम करती है? विटामिन के का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ओके। एंड इट इज यूज्ड देयर फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग। अगर किसी को ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो हम उसे क्या क्या एडमिनिस्टर के लिए बोलते हैं? किस विटामिन के उसमें क्या करेगा? ब्लड क्लॉटिंग करेगा। ओके। आगे देखिए, इट्स डेफिशिएंसी रियरली अकर्स इन एडल्ट्स हु कंज्यूम नॉर्मल बैलेंस डाइट्स। इट्स डेफिशिएंसी रियरली अकर्स इन एडल्ट्स हु कंज्यूम नॉर्मल डेली। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मली बैलेंस डाइट ले रहा है तो ये बहुत कम ही चांस होंगे कि उसके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो। लाइक विटामिन ई, जैसे कोई व्यक्ति विटामिन बैलेंस डाइट अच्छी ले तो विटामिन ई के भी लेस चांस है कि उसके अंदर विटामिन ई की कमी हो। इसी प्रकार से विटामिन के की भी कम चांस होंगे कि उसके अंदर विटामिन के की कमी होगी फिर। ओके। Its requirement is met by dietary intake and synthesis in the gut। और इसका जो सिंथेसिस होता है वो कहां पर होता है? विटामिन के का कहां होता है? गटका मीन्स, गटका मीन्स क्या होगा? गटका मीन्स